हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, जहां आपको मिलता है क्लास 9 से लेकर 12 तक का सारा एजुकेशन टॉप क्वालिटी टीचर्स के साथ, जहां आपको मिलती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और साथ ही साथ अच्छी प्रैक्टिस फॉर योर एग्जामिनेशंस। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के 8th चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 स्टार्ट। एक्सरसाइज तो एक ही है लेकिन दो पार्ट में बनाई है क्योंकि बहुत अच्छे से इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाने थे, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पूरा हमारा मेन एजेंडा रखा था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखिए, वहाँ पे आपकी अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी, जिसके बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। ठीक है, सो व्हाट इज टुडेज एजेंडा। पहले तो थोड़ा सा रेशियोज को रिवाइज करना, फिर 8.1 का सेकंड पार्ट हम यहाँ पे शुरू करेंगे, मतलब सेकंड क्वेश्चन से अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे और आज एक्सरसाइज को खत्म कर ही देंगे किसी भी हालत में। चलो, सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या पढ़ा था। तो अगर हम बेसिक एकदम मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करें तो जो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा आइडिया है वो रिवॉल्व करता है अराउंड एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल जिसका नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल। कुछ इस प्रकार दिखता है अक्सर। अब इसमें जो एक चीज फिक्स होती है, जो इसका नाम भी देती है, वो है एक एंगल का 90 डिग्री होना। ठीक है, जिसका एक मीनिंग ये निकलता है कि जो बचे हुए दो एंगल्स हैं, अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो उन दोनों का सम, उन दोनों का टोटल मिला के आएगा 90। राइट, ये क्यों होगा सर? क्योंकि सर ये 90 है, पूरा 180 होता है तो उसमें से 90 ये ले गया, बाकी इन दोनों के पास रहेगा। अब अगर इस ट्रायंगल में मुझे कोई भी फेर बदल करना है, मान लो ये मेरा ओरिजिनल ट्रायंगल है। ठीक है, अब अगर इसमें मुझे कोई भी फेर बदल करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर इस साइड को बड़ा करना है या फिर इस एंगल को बड़ा करना है, अगर मैं एंगल के लिहाज से बोलूं तो अगर मुझे इस एंगल को बड़ा करना है तो ये वाले एंगल को रिड्यूस करना पड़ेगा। राइट, आमतौर पे क्या होता है, हमारे पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, मतलब अगर आपको एक एंगल बढ़ाना है तो बाकी दोनों में से आप ले सकते हैं, या किसी एक से ले लेंगे या दोनों से ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। बट यहां पे द ओनली चॉइस वी हैव इज कि अगर आपको ये वाला एंगल बड़ा करना है तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर मुझे इसको इंक्रीज करना है तो फिर इसको मुझे करना पड़ेगा डिक्रीज। राइट है ना। अब देखो यहां पे जब मैंने कोशिश करी इंक्रीज करने की, ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक लाइन बना लेता हूं, तो मैं इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूं। सो व्हाट आई सी एज अ इम्पैक्ट, अब जब मैंने एंगल को इंक्रीज करने की कोशिश करी है, थोड़ी सी क्या किया मैंने, एंगल को इंक्रीज करने की कोशिश करी है, तो जो इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है वो किस प्रकार है कि सर हमारी एक साइड तो वैसी की वैसी ही है, पर दूसरी जो दो साइड्स है, बाकी जो दो साइड्स है, कौन कौन सी, एक हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया और दूसरी हमारी एक साइड हो गई, इनमें थोड़ा सा परिवर्तन आया है, परिवर्तन आया है। ठीक है, ये आपको क्लियरली यहां पे दिख रहा होगा कि थोड़ा सा इनमें चेंज आया है। राइट, आपकी जो ये वाली साइड है वो थोड़ी सी और बढ़ गई है, हाइपोटेन्यूज थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया है, विच मीन्स कि अगर मैं एंगल चेंज करने की चेष्टा करूं तो मेरी दो साइड्स अफेक्ट हो रही हैं, दो साइड्स के बीच का मामला बन रहा है। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एंगल्स आर कनेक्टेड टू द टू साइड्स, एंगल आर कनेक्टेड टू व्हाट, एंगल्स आर कनेक्टेड टू द टू साइड्स, है ना, ये कह सकते हैं हम कि दो साइड से कनेक्टेड है, उन दो साइड्स के बीच के समन्वय से एंगल का बढ़ना या घटना तय होता है। मतलब अगर मुझे एंगल को 10 डिग्री बढ़ाना है तो इन दोनों को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा कम से कम, अगर मैं नीचे वाले को ना टच करूं तो। और इसी रिलेशन को एंगल्स और साइड्स के बीच में मैथमेटिशियंस ने जब अच्छे से पढ़ा, डिटेल में समझा, तब वो जाके कहीं ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर पाए। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के
किसी राइट एंगल ट्राइंगल के जो दो एक्यूट एंगल्स हैं, दो एक्यूट एंगल्स हैं ना, उनका रिश्ता है किससे? उनका रिश्ता है साइड से। लेकिन साइड से किस तरफ का रिश्ता है? कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, वो साइड्स के बीच समन्वय बिठाने का रिश्ता है। और यहां पे अगर हम बात करें मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के लिहाज से, तो साइड्स का रेशियो कंसिडर करते हो आप, ठीक है? क्यों? क्योंकि दो साइड्स अफेक्ट हो रही ना, कोई ज्यादा कोई कम, तो ये जो कंपैरिजन होगा सॉरी, कि कितना एंगल बढ़ा कितना कम हुआ, वो आपके रेशियो से पता चलता है। इसलिए हमने ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियो पढ़े? हमने ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो पढ़े। सर 6 रेशियो कैसे? देखो ऐसे कि आपके पास 3 साइड्स हैं, राइट, और आपको रेशियो के लिए 2 एट अ टाइम चाहिए। तो जब आपने यहां पे बनाना शुरू किया 3 साइड से, कौन कौन सी 3 साइड थी? तो मान लो अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी, तो यहां पे हमारी साइड्स हो जाएंगी ए बी, ठीक है, बी सी एंड सी ए, या ए सी, जो भी आप लिखें, ठीक है, एंड सी ए। तो इन 3 साइड से अगर मैं 2 एट अ टाइम पिक करूं ताकि मुझे रेशियो मिल सके, तो मेरे पास 6 रेशियो आएंगे। कौन कौन से? सर पहला देख लीजिए, ए बी अपॉन सी ए, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप कह सकते हो बी सी अपॉन सी ए, फिर आप कह सकते हो ए बी अपॉन बी सी, है ना। फिर आप कह सकते हो कि भैया यहां पे आप कहोगे कि सी ए अपॉन ए बी, एग्जैक्टली उल्टे हमारे 3 रेशियो, सी ए अपॉन ए बी, फिर सी ए अपॉन बी सी एंड देन बी सी अपॉन ए बी। अब ये जो 6 रेशियो आए, इनको हमें किसके साथ कनेक्ट करना था? एंगल्स के साथ, ठीक है। अब समस्या ये हो रही थी कि भैया पहली बात तो हर ट्राइंगल का नाम ए बी से ही नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, केवल हम देख के नहीं बता सकते कि व्यक्ति किस एंगल की चर्चा कर रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक समय पे आप कह रहे हो कि भैया हमारा ये जो एंगल ए है ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो उसी समय पे कोई इंसान सेम पूरे फिनोमेना को ऐसे भी पढ़ सकता है कि हमारा एंगल सी डिक्रीज हुआ है भैया। मतलब अगर रिश्ता यहां इंक्रीज का बन रहा है और उसके हिसाब से हम यहां पे सारी इवैल्यूएशन कर सकते, तो डिक्रीज के हिसाब से भी तो बनेगा, है कि नहीं, है ना। इसीलिए आप क्या करोगे? इसलिए आप जब एंगल्स और साइड्स के रेशियो को कंपेयर करते हो तो आप साइड्स का नाम नहीं लेते, बल्कि उसकी रिलेटिव पोजीशन बताते हो इन कंपैरिजन टू द एंगल यू आर स्टडिंग। सर मतलब ये अगर मैं आपको एक ब्लैंक उससे दिखाऊं, समझाऊं एकदम फ्रेश तरीके से, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम ऐसे ही नहीं किसी को भी नाम दे देते। हम जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कोशिश करते हैं कि वो हर जगह एप्लीकेबल हो। तो इस एंगल को कहते हैं हम थीटा, मान लो, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो, है ना, और अगर आप इधर वाले को पढ़ रहे हैं तो आप इसको कह देंगे थीटा, ठीक है। और उसके हिसाब से आप अपने साइड्स का नामकरण करते हैं उसकी रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से। मतलब अगर मान लो ये है आपका थीटा, तो उसके ठीक सामने वाली साइड हो जाएगी आपकी ऑपोजिट साइड, ठीक है, और ये है आपका एडजेसेंट साइड। जो इसमें मूलतः फिक्स है वो ये कि भैया ये एंगल 90 है, तो उसके ठीक सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं इधर से पढ़ूंगा तो भी मेरा मामला सही हो जाएगा, उधर से पढ़ूंगा तो भी मैं उस हिसाब से नेमिंग कर दूंगा। अब अगर मैं उस तरफ से पढ़ रहा हूं इस चित्र को, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा, मान लो मैंने कहा अल्फा एंगल, उसके ठीक सामने जो साइड है उसको हम कह देंगे ऑपोजिट। तो अब जब एंगल चेंज हो गया, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, तो नाम भी चेंज हो गया, और ये हो जाता है एडजेसेंट, ठीक है। और अब आपके जो रेशियो हम निकालते हैं वो हम निकालते हैं इन नामों के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए रेशियो कौन कौन से थे हमने पढ़े थे, अब उनको अगर हम यहाँ पे लिस्ट बनाना शुरू करें, तो मान लीजिए हम ये एंगल लेके चल रहे हैं थीटा, जिसको हम यहाँ पे एंगल ए बी सी बी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप साइन थीटा बोल दीजिए,
जिसको आप आगे जाके जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा की जगह नाम दे देते हैं, जैसे आपने लिखा साइन ए। अब ये नाम का क्या मामला है, तो यहां पे देखो हमने साइड्स के कितने रेशियो देखे, सामान्यतः बिना ट्रिग्नोमेट्री के नॉलेज के 6 रेशियो है ना। अब हर एक रेशियो को एक नाम तो देना पड़ेगा ना, वरना कैसे पता चलेगा कि आप किस रेशियो की बात कर रही हो। तो भाई जो ट्रिग्नोमेट्री में आप साइन कॉस टैन पढ़ते हो, ये क्या होते हैं, ये रेशियो को मैथमेटिशियन द्वारा दिए गए नाम हैं, ताकि जब हम पढ़ें तो हम सेम ही चीज को इमेजिन करें। मतलब अगर मैं साइन ए बोल रहा हूं तो मैं कौन सी साइड, कौन सा एंगल और किसके रेशियो की बात कर रहा हूं, आप भी वही डिस्कस करेंगे। इसीलिए तो जो साइन है वो रिप्रेजेंट करता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को, ठीक है। साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को। अब अगर मैं यहां पे देखूं, ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं यहां पे एक थोड़े से और अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे, तो अगर मैं यहां पे साइन ए की बात कर रहा हूं, तो जो साइन ए है उसके लिए अपोजिट होगा, साइन ए के लिए अपोजिट होगा बीसी अपॉन आपका एसी या सी ए। वहीं अगर कोई बात करता है कि नहीं भैया हम साइन ए नहीं, हम तो साइन सी ढूंढ रहे हैं, ठीक है भैया, कोई सा भी रेशियो ले लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, तो उस केस में अपोजिट हो जाएगा आपका ए बी अपॉन सी ए। तो भैया जिधर से देखोगे, जिधर से आपका पर्सपेक्टिव आप लेके चलोगे, उसके हिसाब से आप रेशियो कैलकुलेट करते हो। और ये क्योंकि यूनिवर्सली हमें करेक्ट करना है, मतलब अगर मैं ये ट्राइंगल किसी को दे दूं और बोलूं कि मुझे साइन सी का रेशियो चाहिए, तो पूरा विश्व यही कैलकुलेशन करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे उनको पर्याप्त हिंट दे दिए हैं कि साइन का रेशियो निकालना है, मतलब कौन सा रेशियो पकड़ना है ये सबको पता है, किसके रेफरेंस में पकड़ना है, तो सी एंगल के रेफरेंस में पकड़ना है। ये क्लियर हुआ। ऐसे ही आपके पास कॉज, सेक, कॉज एक्स, सेक, कॉट, ये सब आप कॉज, उसके बाद आपका टैन, उसके बाद कॉजेक, उसके बाद सेक और उसके बाद कॉट, ये 5 और रेशियो है जो आपने अपने पिछले सेशन में अच्छे से देखे हैं। अगर कुछ भी मिस हुआ है तो उसको एक बार देख लो और ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ये मैंने मोटा मोटी सम अप करने की कोशिश की, क्योंकि अपन को एक्सरसाइज भी कंटिन्यू करनी है, इसलिए यहाँ पे हमने कोशिश की कि आपको पूरी बात समझाएं और फिर अपन आगे बढ़े, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया अच्छे से, बिल्कुल समझ में आ गया। यहाँ पे तो एंगल और साइड्स का रेशियो होता है, लेकिन कौन से एंगल की बात हो रही है इस बात पे क्लैरिटी कभी हमें डायरेक्टली नहीं मिल सकती, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमेशा एंगल के हिसाब से पोजीशन बनाते हैं, ताकि अगर मैं एंगल ए की बात करूं और अपोजिट साइड की बात करूं तो पूरा विश्व यहाँ पे बीसी को ही देखे, साइड को, ठीक है, इस हिसाब से। क्योंकि अगर मैं बोल दूंगा भैया साइन थीटा होता है ए बी अपॉन ए सी, कोई बोल देगा मेरे पास ट्राइंगल पी क्यू आर है, मेरे पास तो ए बी ए सी है ही नहीं, कोई बोल देगा मैंने ए नाम तो वहां दे रखा है तो मेरी गलती है क्या, नहीं। तो फिर आपको वहां पे एवेल्युएशन सही तरीके से करना है, इसीलिए आपने उसको जनरलाइज कर दिया है इन टर्म्स ऑफ दीज फॉर्मूलाज, ठीक है। चलिए अब यहां पे अपन शुरू करने अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। सबसे पहली बात, हमेशा आप क्या चेक करते हो कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है तो क्या आपके पास तीनों साइड्स अवेलेबल हैं या फिर नहीं है। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास 12, 13 और नीचे वाली साइड नहीं है, तो वैल्यू निकालने से पहले मैं क्या करूंगा, इनका सारी वैल्यूज को निकाल लूंगा। तो लिखा मैंने भैया इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि सर हम यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो चलिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, क्या मिलेगा हमको भैया यहाँ पे, तो सर हमको यहाँ पे मिलेगा, आप देखेंगे तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है, बिल्कुल सर। पी क्यू की जगह आ जाएगा 12, तो 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर मुझे पता नहीं है, वही पता करना, इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, और पी आर स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 13 स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर 144, क्यू आर का स्क्वायर फाइंड करना है तो वो एज इट इज, 13 का स्क्वायर 169।
प्रोबेबली अगर आपने क्लास 8 में अच्छे से पढ़ा होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का चैप्टर तो आपको इसका आंसर पता होगा। अगर नहीं पता है, नहीं याद है वो चैप्टर, तो यहाँ पे देख लो, अपना काम लगभग हो ही गया है। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 25 आए यहाँ पे विच इज क्यू आर स्क्वायर। तो कुल मिला के यहाँ पे आप बोलोगे देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, जो कि आपके 25 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, कितना है, यहाँ पे लिख दोगे भैया ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। चलिए सारी वैल्यूज मिल गई यहाँ, बिल्कुल सर, तीनों साइड्स पता है तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे tan p कितना होगा, तो सर यहाँ पे हम कहेंगे कि नाउ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वी गेट, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वी गेट क्या मिलेगा हमें, तो सर हमें यहाँ पे जो दो वैल्यूज पता करनी है वही पता करेंगे हम। सबसे पहले हमें बोला भैया tan p पता लगाओ, तो tan p वुड बी इक्वल टू, अब देखो tan p बोल दिया मतलब एज अ मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हमें पता है कि हमें एंगल p को कंसिडर करते हुए tan वाला रेशियो निकालना है। अब जो tan रेशियो होता है उसमें आपको चाहिए होती है अपोजिट, तो यहाँ पे है QR है, तो ये हो गई अपोजिट, और आपको चाहिए होती है एडजेसेंट, तो ये हो गई आपकी एडजेसेंट, ये P के हिसाब से। तो tan P के हिसाब से अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, तो tan P हो जाएगा QR अपॉन आपका PQ। तो आप यहाँ पे रेशियो क्या लिखोगे, आप यहाँ पे रेशियो लिख सकते हो 5/12। क्लियर है ये, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। अब जो सेकेंड चीज हमें पता लगानी है वो है कौन सी, तो सर वो है आपका cot R, तो यहां पे हम लिख देते हैं cot R। फिर से एंगल ऑफ रेफरेंस जो था हमारा वो अब R कर दिया है, तो वो चेंज हो जाएगा। अब जब एंगल R के लिहाज से देखूंगा तो अपोजिट हो जाएगी ये, है ना, इसको अब लिख देंगे हम अपोजिट। तो जब आपने एंगल चेंज कर दिया, देखने का तरीका चेंज कर दिया, तो यहां पे आपके साइड्स भी चेंज हो गए। अब रेशियो कौन सा बोला है, cot R, तो पूरा विश्व यहां पे समझ जाएगा कि cot वाला रेशियो मतलब किसकी बात हो रही है। तो सर cot वाला रेशियो मतलब एंगल के हिसाब से होता है, cot होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो एडजेसेंट है फिर से QR एंड अपोजिट है PQ। तो कहानी का सार क्या निकला, तो सर QR हो जाएगा 5 और PQ हो जाएगा 12। ठीक है, अब मुझे निकालना है, फाइंड करना है कितना, फाइंड करना है tan p माइनस cot R। तो अपने यहां पे लिखा कि नाउ tan p माइनस cot R वुड बी इक्वल टू 5/12, दैट इज योर tan p की वैल्यू माइनस 5/12। अब एग्जैक्टली सेम वैल्यू को जब आप माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगी 0। तो आप यहां पे क्या लिखोगे कि देयरफॉर tan p माइनस cot R इज इक्वल टू 0। ये क्लियर हुआ, कोई दिक्कत यहां पे जरा से भी नहीं सर। तो हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल सर, मेहनत लगेगी थोड़ी, लेकिन क्योंकि अभी हम इनिशियल फेज में हैं तो स्टेप बाय स्टेप अपन इसको लेके चलेंगे। तो आंसर आया हमारा यहाँ पे कितना, 0 आया, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, यदि साइन ए की वैल्यू आपको दी है तो आपको कॉज ए और टैन ए निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे भैया गिवन क्या है, तो गिवन यहाँ पे है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC साइन A इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, ये क्लियर है, बिल्कुल सर। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे भैया क्या बोलेंगे हम, कि यहां पे हम बोलेंगे भैया वी नो दैट साइन थीटा क्या होता है भैया, साइन थीटा, सर साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो यहां पे आप कहोगे कि देयरफॉर यहां पे आप क्या बोलोगे भैया कि अपोजिट, देयरफॉर अपोजिट इज इक्वल्स टू 3k, है ना, एंड आपका हाइपोटेन्यूज
इज इक्वल टू 4k। के क्यों लिखा हमने? क्योंकि सर ये रेशियो है, अगर रेशियो को हम यूजेबल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें वहां पे एक वेरिएबल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम देखें तो दुनिया में रेशियो बनते कैसे हैं। तो सर मान लीजिए अगर कहीं पे वैल्यू आ रही है 6/8, अगर इसको मैं कैंसिल करूं तो ये भी रेशियो 3/4 में आ जाएगा। तो रेशियो रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ द वैल्यूज। वो एग्जैक्ट वैल्यू होगा या नहीं होगा इस पे आपको संशय बना रहता है। तो जब आप वेरिएबल को ऐड कर देते हैं तो वो संशय आपका क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी हम उसी को कंसिडर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने क्या करना है अब, क्योंकि हमारे पास अपोजिट की वैल्यू आ गई है और हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई है सर, सिर्फ अपोजिट और हाइपोटेन्यूज आया, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भैया जरा यूज कर लो किसको, पाइथागोरस थ्योरम को। तो आपने कहा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट व्हाट, वी गेट भैया यहाँ पे आप देखोगे कि 3k का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस जो हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए दैट इज अपोजिट और क्या होता है एडजेसेंट होता है। तो यहाँ पे आप बोलोगे एडजेसेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, है ना। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी, तो सर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी 4k का होल स्क्वायर। तो वो अपन लिख ही लेते यहाँ पे, है ना, सीधे वैल्यू को, ताकि हमारा टाइम भी बचेगा और एफर्ट भी। तो यहाँ लिखा हमने 4k का होल स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला? सर फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। तो अदर टू साइड कौन सी हुई, अपोजिट और एडजेसेंट, है ना। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर होल स्क्वायर, यहां पे लिख देता हूं मैं ऐसे, इक्वल्स टू 16k स्क्वायर। अब गणित का ज्ञान क्या कहता है सर, इसको उधर भेज दीजिए। तो एडजेसेंट का स्क्वायर यहां पे रहेगा वुड बी इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा दोनों का सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट, दैट इज हाउ मच, दैट इज 7k स्क्वायर। तो यहाँ पे आप कहोगे भैया जो एडजेसेंट साइड है हमारी वो निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ 7k स्क्वायर, जिसमें k स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, √7 रह जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे √7k। ये क्लियर हुआ? ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि सर इसकी सहायता से अब मैं बाकी रेशियो बता पाऊंगा। तो अब मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि नाउ, यहाँ पर आप कहोगे कि नाउ ऑपोजिट इस 3k, ठीक है, आपका एडजेसेंट इस √7k। यहां पे लिख दो भैया इन ट्रायंगल ABC फॉर एंगल A, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि एंगल A को ध्यान में रखते हुए अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो अपोजिट मेरा 3k है, एडजेसेंट है √7k और जो हाइपोटेन्यूज है वो है हमारा 4k। अब आप जो भी रेशियो बोलेंगे एंगल A के लिहाज से अगर मुझे कोई बोलेगा तो वो मैं आसानी से निकाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको बोला है cos A, तो cos A कितना होगा, तो यहाँ पे अगर बोलोगे आप कि देयरफॉर cos A इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो इजी काम है। तो इधर हो गया √7k अपॉन 4k, इसमें से k से k माइनस हो जाएगा या यूं कह सकते हो कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और रिजल्ट में आपके पास क्या बचेगा सर, रिजल्ट में हमारे पास बचेगा √7 अपॉन 4। ये क्लियर है? बिल्कुल सर। अब इसी के साथ साथ आप कहोगे यहाँ पे देयरफॉर आपका जो दूसरा है दैट इज tan A, वो क्या होगा, तो सर tan A हो जाएगा हमेशा से अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो फिर आपको यहाँ पे करना पड़ता भैया, देखो अपोजिट है यहाँ पे कितना सा 3k अपॉन √7k इज इक्वल्स टू 3 अपॉन √7। सर इसमें आपने डायग्राम नहीं बनाया है। देखिए इस क्वेश्चन में टू बी ऑनेस्ट अगर आपकी इच्छा है तो आप डायग्राम बना सकते हो, पर क्योंकि पूरे सवाल में हमने एक ही एंगल के बारे में चर्चा की है तो डायग्राम अगर न भी बनाए हम तो भी कोई खास दिक्कत नहीं है, है ना। अगर हम यहाँ पे चर्चा करते एंगल A के अलावा एंगल C या किसी और एंगल की तो शायद हमें डायग्राम की ज्यादा आवश्यकता पड़ती, पर अभी के लिए
क्योंकि सब कुछ ए के बारे में ही था तो इजीली हमारा काम हो गया। एक वैल्यू आई √7/4, दूसरी आई 3/√7 और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्लियर है ये? कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 15 cot A = 8। अब आप सोचोगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हो आपकी स्केरी हो सकता है हम में से कुछ के लिए। रीजन बीइंग कि अब तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए सब में तो हमें भैया जो वैल्यू मिली है वो इन टर्म्स ऑफ रेशियो मिली है, फ्रैक्शन मिली है। इसमें तो फ्रैक्शन है नहीं। हमें यहाँ पे गिवन क्या है भैया? हमें यहाँ पे गिवन है, अगर मैं गिवन को लिखूं यहाँ पे द वे इट इज, तो गिवन है हमारा भैया 15 cot A = 8। लेकिन देखो ये सवाल दिया गया है आपकी, थोड़ा सा अपने बेसिक्स को आप कह सकते हो कि ब्रश अप करो। क्यों भैया? क्योंकि यहां से आप लिख सकते हो या दिस इंप्लाइज दैट, अगर हम बेसिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करें तो cot A = 8/15। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ये क्या हुआ? 15 जो मल्टीप्लीकेशन में था वो डिवीजन में आ गया और हमें एक फेमिलर फॉर्म में मिल गया जहां पे हमें सारे रेशियोज मिलते हैं। नाउ cot A दिया है, ठीक है, साइन A और sec A पूछा है, तो क्योंकि एंगल सेम है तो हमें शायद फिर से यहां पे वही करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो हम लिखेंगे यहां पे यूजिंग cot A क्या होता है भैया? cot A सर tan का अपोजिट, यानी आप कह सकते हो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट वी गेट। अब अगर आप आपके गिवन रेशियो को जो हमारा फॉर्मूला है उससे कंपेयर करोगे तो हमें क्या मिलेगा? सर एडजेसेंट जो है वो है हमारा 8K के बराबर, ठीक है, और जो ऑपोजिट है वो है 15K के बराबर। फिर से जैसा हमने पिछली बार किया था इस बार भी कर रहे हैं भैया कि रेशियो को आपको क्या करना है? रेशियो को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसीलिए आप यहाँ पे एक वेरिएबल वैल्यू लेके चलते हो, दैट इज 8K एंड 15K। ठीक है, अब यहां पे आप क्या कहोगे? यहां पे आप कहोगे भैया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। ठीक है, कितना मिलेगा हमको? तो सर यहां पे अगर हम देखें उस थ्योरम के हिसाब से तो एडजेसेंट का स्क्वायर यानी 8K का स्क्वायर प्लस 15K का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब पता है यहां पे कौन लोग फंस जाते हैं? वो लोग जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम को ऐसे याद रखा है कि AB² + BC² = AC²। वो याद करने का तरीका बचपन में ठीक था, पर यहां वो थोड़ा सा हो जाता है लिमिटेड, कह सकते हो आपकी यूजेबिलिटी का, एप्लीकेबल यूज लिमिटेड हो जाएगा उसका, क्योंकि यहां पे आपने देखा भैया AB BC AC कुछ है ही नहीं, तो आप उसको याद कैसे करते हैं? अक्सर की जो सबसे बड़ी वाली साइड 90 डिग्री के ठीक सामने वाली, उसका स्क्वायर होता है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। ये क्लियर हुआ? अब अगर आप इसको सॉल्व करने का शुरू करोगे तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर? चलिए, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे आप देखो 64K², 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, तो उसके साथ K², और इन दोनों को ऐड करने पे जो मिलेगा वो होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। बेसिक सिंपल गणित जो अब तक हमने बहुत बार करी है थ्रू आउट आवर लाइफ, स्पेशली 7th 8th के बाद से तो इतना करा है ये वाला कॉन्सेप्ट कि अब याद ही हो गया है पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं? चलिए, अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू करें तो 64 + 225, 5 4 9 6 और 2 8, ये मिलेगा आपको 289K² = हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, राइट? बिल्कुल सर। अब यहाँ पे आप करोगे स्क्वायर रूट ऑफ 289K²। अब अगर आपको यहाँ पे क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर याद है तब तो आपका काम आसान है, क्योंकि 289 किसी एक नंबर का स्क्वायर होता है। नहीं याद है तो चलो अभी तो मैं बता दूंगा, लिख लोगे, पर एग्जाम में दिक्कत आ सकती है, इसलिए एक बार निवेदन है आपसे स्पेशली फॉर दिस चैप्टर का क्विक कैलकुलेशन 1 से लेकर 30 तक के सारे नंबर्स के स्क्वायर तो याद कर ही लो, ठीक है? आई नो अब आप थोड़े बड़े हो गए पर यार याद तो करने पड़ेंगे, बहुत हेल्प करते हैं आपको। यहाँ पे देखो तो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17Ki आपके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो यहाँ पे हम सारी इंफॉर्मेशन को अब लिख लेंगे कि भैया नाउ इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि हमने एंगल्स ए के हिसाब से निकाली सारी
सारी वैल्यूज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए, क्योंकि ए के हिसाब से ही बात हुई थी, आपका एडजेसेंट हो जाएगा कितना, एडजेसेंट हो जाएगा 8 के, ऑपोजिट हो जाएगी यहाँ पे हमने लिखा है 15 के, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाइपोटेन्यूज हो जाएगी कितनी, तो वो हो जाएगी 17 के। ठीक है, ये सारी अगर वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं तो अब हमें जो दो रेशियोज बोले हैं क्या वो हम इजीली निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर। तो चलिए बताइए क्या होंगे उन रेशियोज की वैल्यू। तो सर यहाँ पे अगर हम देखें तो उन रेशियोज की वैल्यू होगी जो हमें निकालने हैं यहाँ पे साइन ए, तो यहाँ पे आप लिख दोगे हेंस साइन ए इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज के तहत, इस लॉजिक के तहत, इस फॉर्मूले के तहत कितना हो जाएगा? तो सर अपोजिट है हमारा, हमने लिखा यहाँ 15 के अपॉन 17 के से के हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास आएगा 15 अपॉन 17। चलिए ये क्लियर हो गया। बिल्कुल। सेकंड आपको जो चाहिए यहाँ पे वो है सेक ए, तो जो सेक ए हो जाएगा भैया, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सर सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज, ये तो फॉर श्योर आएगा न्यूमरेटर में, क्योंकि सेक कॉजेक और कॉट में हाइपोटेन्यूज वो ऊपर आता है नीचे वाला वैल्यू, और नीचे आ जाएगा आपका एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज है 17 के, एडजेसेंट था 8 के से के हुआ कैंसिल, जवाब में आया 17 अपॉन 8। एक बार चेक कर लो आपका आंसर भी यही आ रहा है क्या? बिल्कुल सर, 15/17। और सेकंड आंसर कितना आ रहा है सर? सेकंड आंसर आ रहा है यहाँ पे हम देखें तो 17/8। चलिए, इन केस यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, एक बार फटाफट देख लो। गुड टू गो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर सेक थीटा दिया है तो आपको बाकी सारे रेशियो पता लगाने हैं। ठीक है ना, कोई ट्राइंगल ना कुछ, बस आपको बेसिक जानकारी क्या दे दी भैया, गिवन है यहाँ पे कि सेक थीटा इज इक्वल टू, देखो मैं साइन लिखने की इतनी आदत हो गई है कि साइन ही लिखा रहा था यहाँ पे, लेकिन वो सेक है, तो सेक थीटा आपको दिया है कितना? सेक थीटा दिया आपको 13/12। अब एक बात समझना, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? तो अब यहाँ पे लिखोगे यूजिंग सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा क्या होता है सर? हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। वही प्रोसेस जो अब तक करते आए हो, बस अब की बार सारे निकालने, कोई दो नहीं बोले हैं। ठीक है, वी गेट व्हाट, क्या एवैल्यूएशन हुई आपकी कंपैरिजन करने पे? सर कंपैरिजन करने पे एवैल्यूएशन कुछ यूं हुई कि आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 13 के, एंड जो एडजेसेंट है वो हो जाएगी 12 के, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। अब की बार क्या करोगे सर? वही सिंपल फॉर्मूला, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। अब की बार हमें एक साइड निकालनी है, जो कि पिछले मतलब दो दी हैं, एक निकालनी है। तो हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट दिया आपको, अपोजिट निकालनी है। तो अब यहाँ पे कहोगे भैया अपोजिट का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 के का स्क्वायर। देखो ब्रैकेट लगा देना, भूल मत जाना, वरना कई बार क्या होता है इसको आप ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, मतलब इसको 12 के स्क्वायर लिख के ही सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें गलती हो जाती है। तो बेहतर क्या होगा, उसको आप ब्रैकेट लगा के सॉल्व करें, आपसे मिस नहीं होगा वो, है ना। अब यहाँ देखिएगा, अपोजिट का स्क्वायर तो पता लगाना है, तो वो एज इट इज 12 के स्क्वायर हो जाएगा 144 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 के स्क्वायर। दोनों को आप करेंगे माइनस, तो आपको कुल मिला के निष्कर्ष ये मिलेगा कि अपोजिट का जो स्क्वायर है वो है माइनस करने पे मिलता 25 के स्क्वायर के बराबर। तो आप यहाँ पे निकालेंगे कि देयरफॉर आपका जो अपोजिट है उसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे अपोजिट की वैल्यू हो जाएगी 5K। ठीक है, चलिए अब क्योंकि मुझे ट्राइंगल का नाम नहीं दिया है ना, एंगल ABC दिया है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता उसके बारे में, है ना। तो प्रोबेबली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि फॉर थीटा, अगर मुझे यहाँ पे क्योंकि कुछ ना कुछ नाम तो देना ही है उसको, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर थीटा, यानी थीटा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे कि नाउ in a right angle triangle, in a right triangle
फॉर थीटा, राइट ट्राइंगल फॉर थीटा, थीटा के लिए क्या क्या होगा सर? थीटा के लिए होगा ये कि जो एडजेसेंट है वो है यहाँ पे कितना, तो सर वो है आपका 12 के, जो अपोजिट है वो है आपका 5 के, और जो हाइपोटेन्यूज है भैया वो है आपका 13 के। ठीक है, क्लियर है? इतना कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। अब अगर ये तीनों आ गए हमारे पास तो फिर आसानी से हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो नाउ मुझे बाकी सारे बोले हैं, ठीक है। अब हेंस साइन थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, वुड बी हाउ मच? तो सर ये हो जाएगा, अपोजिट है आपका 5 के, हाइपोटेन्यूज है आपका कितना? हाइपोटेन्यूज है आपका 13 के से के गया, जवाब आया 5/13। ये क्लियर है? बिल्कुल। साइन निकल गया, आप निकालोगे कॉस, कॉस थीटा बहुत लोगों ने डायरेक्टली निकाल लिया होगा, जिनको याद होगा कि सेक का अपोजिट होता है कॉस, पर अगर मैं रेशियो का ही इस्तेमाल करूं तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, आप लिखोगे यहाँ पे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 12 के अपॉन 13 के, 12 के और 13, 12 और 13 रह जाएंगे, के से के कैंसिल, जवाब आया 12/13। तो साइन कॉस टैन थीटा भी हम निकाल लेंगे यहाँ पे। टैन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। अपोजिट की वैल्यू कितनी होगी? तो सर अपोजिट की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी 5 के अपॉन एडजेसेंट की हो गई 12 के से के कैंसिल, जवाब आया 5/12। चलिए, दिस इज ऑल्सो गुड टू गो। उसके बाद कौन सा बच गया सर? एक बच गया यहाँ पे कॉजेक। अच्छा, बहुत लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि कॉजेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, तो इसका उल्टा कर दो। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला से याद रखने तो फॉर्मूला लिख दोगे एक बार तो वो ज़्यादा बेटर होगा। हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट दैट इज 13 अपॉन कितना? 13 के अपॉन 5 के से के गया, आपके पास आया, यहाँ पे लिख दोगे कॉजेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/5। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो कॉजेक के बाद यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे कॉट थीटा, क्योंकि सेक तो हमें दिया हुआ है सवाल में तो वो निकालने की जरूरत है नहीं। कॉट थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, जो कि यहाँ पे हमें कितना मिलेगा सर? एडजेसेंट है हमारा 12 के, अपोजिट है 5 के से के गया, तो कुल मिला के बचा भैया कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 12/5। एक रेशियो दिया था, बाकी सारे निकालने थे, मतलब कुल मिला के आपको निकालने थे 5, और इजीली यहाँ पे निकल गए होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। एक बार चेक कर लो, देख लो भैया कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। सर 5/13, 12/13 बिल्कुल ठीक है भैया आपका। उसके बाद टैन आ गया 5/12, फिर 13/5 और 12/5, ये सही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है सर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 12/5 आया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, गुड टू गो है अब। बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यदि ए और बी एक्यूट एंगल हैं सच दैट कॉज ए इक्वल्स टू कॉज बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? सबसे पहले गिवन में आप यहाँ पे लिख दोगे, चलो ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, ये तो ठीक है। आप तो लिखा है यहाँ लिखा आपने इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि सवाल में साफ साफ लिखा है ए और बी खुद कितने हैं? एक्यूट एंगल से, तो बचा कौन? सी बचा, है ना। और साथ में क्या दिया है कि भैया कॉज ए इज इक्वल्स टू कॉज बी दिया हुआ है। चलिए ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे? एक डायग्राम अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, गिवन जानकारी के हिसाब से आपको यहाँ पे काफ़ी सारा हेल्प हो जाएगा। ये मान लो हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपने बोल दिया ये सी है 90, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है, ठीक है। अब सवाल में क्या खाली यहीं तक की बात है? बिल्कुल नहीं सर, ये तो बहुत ही बेसिक सी शुरुआत सी बात है, मेन काम तो अब शुरू होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भैया कि देखिए आप जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कॉज ए इक्वल्स टू कॉज बी, इसको यूज कैसे करें हम? तो भैया हमें तो एक ही चीज पता है, कौन सी? कि भैया कॉस थीटा जो होता है वो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसका यूज करके हम जितना काम कर पाएंगे उतना हो पाएगा। तो अगर मैं यहां पे कॉज ए को कंसिडर करूं, कॉज ए के लिहाज से अगर मैं देखूं, ये रहा मेरा एंगल ए, इसका एडजेसेंट हो जाएगा ए सी एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए बी, ठीक है। और
अगर मैं cos B को कंसिडर करूं तो cos B के लिए ये रहा मेरा एंगल B, ये सामने वाली अपोजिट, ये हो गई आपकी एडजेसेंट, तो आपने कहा BC अपॉन AB। ठीक है, अब सवाल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos A इज इक्वल्स टू cos B, और अगर मैं उनकी वैल्यूज को यहाँ पे रखूं तो मैं क्या बोलूँगा कि भैया AC अपॉन AB शुड बी इक्वल टू BC अपॉन AB, राइट, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल है, तो डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ये बेसिक है। ठीक है, तो कुल मिला के यहां से आपने निष्कर्ष का निकाला कि देयरफॉर AC वुड बी इक्वल टू BC, और इसी रिजल्ट के लिए मैंने ये पूरी मेहनत की थी। अब आ जाओ बेसिक्स क्लास 6-7 पे, जिसकी सहायता से हम इस पूरे मामले को यहाँ पे समाप्त करेंगे। हम क्या बोलेंगे अब यहाँ पे, हम यहाँ पे बस इतनी सी बात बोलेंगे कि नाउ इन ट्रायंगल ABC AC इज इक्वल्स टू BC है, और ये हमने क्या कहाँ से लाए हम, तो ये हमने पहले ही प्रूव किया है ना। देयरफॉर हम बोलेंगे यहाँ पे कि एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA, एंड द रीजन इज कि सर हमने सीखा है क्लास 9th में कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर व्हाट आर इक्वल, तो उस लिहाज से ये दोनों इक्वल हैं। और अगर मेरे को शॉर्ट फॉर्म में इनका नाम लिखना है तो मैं लिख दूंगा कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B और एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। अब एंगल A इक्वल्स टू एंगल B लिखो या ये वाला नाम लिखो CAB, ये रहा ना CAB या CBA, सेम ही है, बस लिखने का तरीका आपने क्या कर दिया, लिखने का तरीका आपने थोड़ा सा एक्चुअल जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्मेट होता है उसमें लिख दिया, लेकिन सवाल में था एंगल इक्वल टू एंगल B शो करो, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो एक बार फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा ये, इजीली हैपनिंग, यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यदि कॉट थीटा है 7/8 तो आपको ये इवैल्यूएशन करना है, कर देंगे साहब। कॉट ए क्या होता है सर, कॉट ए होता है, आप देखोगे अगर कॉट थीटा को अगर आप याद करोगे तो कॉट थीटा होता है आपका अपोजिट अपॉन कौन, नहीं सर एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है, तो वहां से हम निकालेंगे वैल्यूज, दो होंगी हमारे पास, तीसरी निकाल के इसमें रख देंगे तो आंसर मिल जाएगा। एक तरीका ये होता है, ठीक है, आपने कॉट ए से कॉट थीटा से निकाला आपने एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, फिर वहां से निकाला हाइपोटेन्यूज, फिर निकाला आपने साइन थीटा एंड यहाँ पे आपका कॉस थीटा, वो कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है कि इसको जितना हो सके सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, अब सर वो कैसे होगा, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम अगर हम यहां पे लगाएं यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू कौन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है सर, इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी गेट, तो आप चाहो तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्लियर है, बिल्कुल सर। अब देखो 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है, बिल्कुल सर। तो मेरा जो सवाल था वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे जो सवाल में गिवन जानकारी है उस पे जरा अपना पूरा सा कंसंट्रेशन रखूंगा कि भैया उसको अपन कैसे अब यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सवाल में गिवन है भैया कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो यहाँ पे लिखा आपने सबसे पहले कि भैया देखो सवाल के हिसाब से, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन what is what, cot theta is equals to 7/8। ठीक है, cot theta क्या होता है सर, cot theta होता है adjacent अपॉन opposite is equals to 7/8 and therefore for usable format
जिसको हम किसी फॉर्मूला में किसी वैल्यू में रख दे, एडजेसेंट हो जाएगा 7k, ऑपोजिट हो जाएगा 8k। ठीक है, अब यहां पे हम क्या बोलेंगे भैया, देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीटी जिसको लिख रहा हूं शॉर्ट में, वी गेट, क्या मिलेगा हमको, तो सर हमको मिलेगा वहां से कि 7k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू h स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। थोड़ा सा अपन आलस से दिखा रहे हैं, यहाँ पे पूरा वर्ड नहीं लिख रहे हैं। तो दिस इज 49k स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 64k स्क्वायर शुड बी इक्वल टू h स्क्वायर। फेयर एनफ, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 9 4 13, ठीक है, तो 113k स्क्वायर हो जाएगा आपका h स्क्वायर। अब आप यहाँ पे करोगे इसको स्क्वायर रूट की तरफ, तो 113k स्क्वायर इज इक्वल्स टू h। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बता देगा यहाँ के हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी, तो सर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आनी चाहिए 113 का स्क्वायर रूट तो हो नहीं पाएगा, तो केवल 113 लिख दोगे स्क्वायर रूट के अंदर और बोल दोगे यहाँ पे कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 113k। ठीक है, अब देखो सवाल में आपको क्या बोला, 1 माइनस साइन स्क्वायर एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे आप कहोगे कि नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वैसे करना है, वैसे भी कर सकते हो, बात बराबर ही है। दोनों ही केस में आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, उसमें कोई दो राहें नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अब मैं क्या बोलूँगा भैया कि सर अब देखेंगे अगर हम यहाँ पे तो हम बोलेंगे 1 माइनस साइन क्या होता है सर, साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपने लिखा 8k अपॉन रूट ऑफ 113 का स्क्वायर, ये आ गया न्यूमरेटर में, फेयर इनफ, बिल्कुल सर, अपॉन नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉज होता है आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, तो वो जाएगा 7k अपॉन रूट ऑफ 113k का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप चीज़ों का स्क्वायर करोगे और फिर सिंप्लीफाई करोगे। देखो सबसे पहले क्या होगा सर, एक तो k से k उड़ जाएगा अंदर, ठीक है, फिर आप लागू करोगे इनका स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पे आपको कितना मिलेगा, तो सर ये हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 एंड नीचे आ जाएगा यहाँ पे कितना 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 113 रूट वाला है, स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये बचेगा। एलसीएम और ले लो तो ये हो जाएगा देखो 113 माइनस 64 अपॉन 113 फर्दर डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर माइनस करने पे आएगा 49 अपॉन 113 और नीचे आ जाएगा 64 अपॉन 113। हाउ एम आई सो कॉन्फिडेंट, बिकॉज ये 113 आया इन दोनों की सहायता ही से था, तो एक को माइनस करोगे तो दूसरा मिल ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे, तो सर यहाँ पे हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज नीचे वाले फ्रैक्शन का हो जाना चाहिए रेसिप्रोकल। ऐसे ही डिवीजन देखा है हमने, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे सर, उसके हिसाब से आंसर आएगा 113 से 113 कैंसिल, 49 अपॉन 64 आएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया, क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ पे आया 49 अपॉन 64। क्लियर है, गुड टू गो है जी, बिल्कुल सर। चलिए स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। इसका सेकंड पार्ट भी है शायद, राइट, बिल्कुल है सर। आपके पास चाहिए आपको कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी सिंपल है। क्यों भैया सर, तो डायरेक्टली स्क्वायर करना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा वुड बी इक्वल्स टू 7/8 का होल स्क्वायर, सो दैट इज 7 स्क्वायर यानी 49 एंड 8 स्क्वायर अपॉन 64। यहां से बहुत लोग पता है एक चीज क्या कैप्चर करेंगे कि जो पीछे लिखा था दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये करने पे जो मेरा रिजल्ट आता है वो आता है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। ये हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लिया। प्रोबेबली बाद में जब आप जीवन में कभी आगे बढ़ोगे तो इस तरीके से आपको सवाल भी सॉल्व करने पड़ेंगे जहां चीज़ों को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा।
पर यहाँ हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लेके किया, वहां पे आपको शायद और कॉन्सेप्ट यूज करके शुरू करना पड़ेगा। इजी है, गुड टू गो है, बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो अगली बात क्या हो रही है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। अगर कॉट थीटा की वैल्यू आपको दी है 4/3, तो आपको ये चेक करके बताना है कि ये सही है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो मुझे गिवन है कितना, मुझे गिवन है भैया कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 3 कॉट थीटा। तो यहां पे आपने लिखा गिवन 3, गिवन क्या है भैया, यहां पे गिवन है कि भैया 3 कॉट थीटा 3 कॉट ए इज इक्वल्स टू 4। तो आप यहां पे कहोगे देयरफॉर कॉट ए इज इक्वल्स टू 4/3। फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं, कॉट होता है आपका एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो यहां पे आपने लिखा कि एडजेसेंट अपॉन अपोजिट इज इक्वल्स टू 4/3। ये रेशियो फॉर्म में, इसको अगर मैं यूजेबल फॉर्म में लाऊं तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एडजेसेंट इज इक्वल्स टू 4k एंड अपोजिट इज इक्वल्स टू, यहां पे लगाया मैंने कॉमा, एंड अपोजिट इज इक्वल्स टू 3k। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे इसके बाद कि जरा पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लो। तो आप बोलोगे यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भैया थ्योरम? सर थ्योरम बहुत सिंपल सी बात कहती है आपकी कि दो साइड जो है हमारी हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, उनका स्क्वायर जब आप ऐड करोगे तो 4k का स्क्वायर, ठीक है, फिर उसमें क्या ऐड करेंगे सर, उसमें ऐड करेंगे 3k का स्क्वायर। तो ये दो साइड हैं जो कि हाइपोटेन्यूज नहीं है, उनके स्क्वायर को ऐड करने पे हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आता है, जिसको मैं यहाँ पे h लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये हो गया 9k स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। क्लियर है इतना? बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया, एक पार्टीशन यहाँ पे कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी को, ना आपको ना मुझे। चलो गुड टू गो। अब आप क्या बोलोगे यहाँ पे सर, आगे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 25k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। सो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, दैट इज 5k। अब क्योंकि ये साइड्स हैं, लेंथ है, तो प्लस माइनस नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही हम लेके चलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए अब इसके बाद आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि नाउ इन ट्राइंगल ABC, now in triangle ABC for angle A सारी वैल्यूज लिख दो। एडजेसेंट हो जाएगा कितना सर, एडजेसेंट यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम देखें तो वही था जो रहेगा 4k, अपोजिट जो था वही रहेगा दैट इज 3k, एंड योर हाइपोटेन्यूज वुड बी 5k। तो अब आपके पास अगर सारे वैल्यूज आ गई हैं तो आप रेशियो निकाल सकते हो। तो कौन कौन सा चाहिए, तो आप बोलोगे यहाँ पे देयरफॉर क्या क्या होगा सर, देयरफॉर tan A चाहिए मुझे, तो मैं लिख सकता हूँ tan A वुड बी इक्वल टू 3/4। कहाँ से लिया, 3k/4k, सीधे लिख दिया 3/4। ठीक है, sin A क्योंकि मुझे चाहिए तो वो भी लिख लेते हैं, तो sin A वुड बी इक्वल्स टू अपोजिट यानी 3/5। ठीक है, एंड cos A भी चाहिए तो वो भी लिख लेते हैं, तो cos A वुड बी इक्वल्स टू 4/5। 4k/5 के से k कैंसिल है ना, तो एंड रिजल्ट कितना आया, एंड रिजल्ट आया यहाँ पे आप देखोगे तो 3/5 4/5। अब देखो यहाँ पे एक बात समझना, पिछले वाले सवालों में मैंने बाकायदा k वाली वैल्यू लिख के कैंसिल आउट किया था, क्योंकि वहां मेरा एंड रिजल्ट एंड गोल क्या था, वो वैल्यूज को पता करना। यहाँ दीज आर मिड गोल्स, मतलब ये आपके अल्टीमेट गोल नहीं, आपके बीच गोल प्राप्त करने में बीच में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, आपका पूरा दिमाग कहाँ लगना चाहिए, जो एंड गोल आपको चाहिए उसकी तरफ। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, चेक क्या करना है, तो यहाँ पे आप बोलोगे नाउ, या वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अब वेरिफिकेशन के दो हिस्से हैं, एक है LHS, तो पहले उसको देख लीजिए। तो LHS देखा आपने यहाँ पे, क्या है आपका LHS, तो सर मेरा LHS सवाल में है 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 - tan स्क्वायर A अपॉन नीचे कितना है, नीचे है 1 + tan स्क्वायर A वुड बी इक्वल टू 1 - व्हाट इज tan A, 3/4। तो यहाँ पे आपने लिखा 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर। चलिए इसको आपने फर्दर सॉल्व किया तो 1 - 9/16
अपॉन 1 प्लस 9/16। क्या करोगे आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो LHS आपका कंटिन्यू होगा, यहाँ पे वही सॉल्व हो रहा है। तो दिस इज 16 माइनस 9/16 होल डिवाइड बाय, नीचे हो जाएगा 16 प्लस 9/16। सो 16 माइनस 9 इज हाउ मच? 16 माइनस 9 हो जाएगा 7/16 और ये हो जाएगा 25/16, जो कि डिनोमिनेटर सेम है तो आपस में कैंसिल हो गए, देयरफॉर 7/25 आपका आंसर आना चाहिए। फेयर इनफ? बिल्कुल सर। पिछले वाले मैंने आपको एब्सोल्यूट डिवीजन करके दिखाया था फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन से यहाँ पे मैंने सीधे एक 10th क्लास के विद्यार्थी की तरह जैसे हम सॉल्व करेंगे वैसे आपको करके बता दिया। अब इतना तो अपन को थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। RHS की अगर हम बात करें तो हमारा LHS है cos स्क्वायर ए इज माइनस साइन स्क्वायर ए। सो इफ आई लुक एट दिस पार्ट, cos स्क्वायर ए की वैल्यू है मेरे पास 4/5, तो यहां लिखा मैंने 4/5 का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दो ताकि आप भूल ना जाओ कि दोनों का स्क्वायर करना, वरना अक्सर इंसान क्या करता है 4 का स्क्वायर करके नीचे 5 को छोड़ देगा। फिर साइन स्क्वायर ए मतलब यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर ही 3/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं RHS को कंटिन्यू करूँ तो आप बोलोगे यहाँ पे 4 स्क्वायर इज 16/25 माइनस 3 स्क्वायर इज 9/25। सो 16 माइनस 9 हो जाएगा 7/25। सीधे कैलकुलेशन है, ये मत करना 25 को 25 से माइनस करके 0 लिख दो, मतलब वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा भाई साहब अगर वैसा आपने कुछ कर दिया तो। ठीक है, क्लियर है इतना काम? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर, ये तो बड़ी आसानी से हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। LHS RHS बराबर आ गए, तो यहाँ पे हमने लिखा कि ये सही है कि नहीं है, तो आप बोलोगे यस। ठीक है, क्योंकि हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS आया है। कितना आया भैया वो? तो सर वो आए हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 7/25, तो दोनों इक्वल हुए। तो यहाँ से आपको एक और रिलेशन मिल जाता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। क्या आपको याद करना है? नहीं, पर इट इज यूजेबल इन सम केसेस, और आप इसको आगे जाके जब पढ़ोगे तो शायद इसको बिना ये वैल्यूज के कैसे करते प्रूफ वो सीखोगे। ठीक है, वो एक अलग पूरा टॉपिक अपना। चलो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो एक बार, फिर वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे अपन देखते हैं। अब अपन तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि एक ट्राइंगल में राइट एंगल एट बी है, यदि tan a की वैल्यू 1/3 है, तो आपको क्या बताना है sin a cos c कितना होगा, cos a और sin c कितना होगा, इसको सॉल्व करना है। फिर इसका सेकंड पार्ट भी होगा, वो भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू कहाँ से होगा सर? शुरू होगा गिवन क्या है उस कहानी से। तो यहाँ पे आपने लिखा सबसे पहले गिवन अ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, कौन सा एंगल 90 है? तो एंगल B। डायग्राम भी हम बनाएंगे इसका, और साथ साथ क्या दिया भैया tan a, थोड़ी सी वियर्ड वैल्यू दी है। tan a कितना है? tan है आपका है 1/√3। चलिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे सबसे पहले क्या बोलेंगे भैया tan a निकलता कैसे? तो सर tan a होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है आपका 1/√3। मुझे साइन और कॉस चाहिए है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा मेरा हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पे अब क्या बोलूँगा कि भैया जब निकालना ही है तो क्यों ना हम क्या यूज़ कर लें, हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो आप बोलोगे यूजिंग PT पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? तो सर हमको मिलेगा अपोजिट का स्क्वायर। चलो मैं वैल्यू रख देता हूँ सीधे ही, तो फॉर्मूला आपको पता ही है वो क्या लिखना। तो अपोजिट मतलब यहाँ पे आप कहोगे 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर इज 1, √3 का स्क्वायर इज 3, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज h स्क्वायर। तो 1 + 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे 4 इज द वैल्यू ऑफ h स्क्वायर। प्रोबेबली आपको वहाँ नहीं दिखेगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 इज द वैल्यू ऑफ h स्क्वायर। सो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, जो भी है वहाँ पे कुछ यूनिट दी नहीं है तो आप सेंटीमीटर ना लिखें, अवॉइड करें, यूनिट्स लिख सकते हैं अगर आपको लिखना ही है तो। ठीक है, चलिए हमने एक लाइन खींच दी फॉर अ पार्टीशन। अब यहाँ पे आप एक काम करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप कहोगे कि नाउ, अरे कलर चेंज हो गया, ग्रीन कलर लिख रहे थे ना, जरूरी भैया कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC फॉर एंगल A वी हैव, अब एंगल A के हिसाब से
ठीक है। कौन है भैया हमारा एंगल ए के हिसाब से ऑपोजिट है कितना, तो ऑपोजिट है 1, हाँ आपका एडजेसेंट हो जाएगा यहाँ पे √3 एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा यहाँ पे 2। और अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, क्योंकि ज़रूरी है भैया यहाँ पे डायग्राम के सहारे चीज़ों को करना, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, तो कुछ ऐसा मान लो अगर डायग्राम बन रहा है हमारा, तो आपका एक है 1 और दूसरी है कितनी, मान लो ऐसा कुछ बनेगा, है ना, ठीक है, लगभग। तो यहाँ पे आपने क्या बोला, किस नाम से है सर, नाम है ABC। राइट एंगल कौन सा, राइट एंगल है अपना एंगल B, तो एंगल B है राइट एंगल, ठीक है। मान लो ये है 1, ये है √3, क्योंकि मैंने बनाया उस लिहाज से, ये है 2। ए को आपने बोला अपोजिट इज 1, तो ये हो जाएगा A, इधर आ जाएगा B, इधर आ जाएगा C। सो दिस इज योर अपोजिट, है ना, एंगल A के लिहाज से ये अपोजिट है, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी एडजेसेंट और इधर वाली हो गई हाइपोटेन्यूज A के हिसाब से। और फिर C के लिए भी अपने लिए काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे अब आप क्या कहोगे, अब भैया सवाल भी तो आगे बढ़ाना है। सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि कृपया करके बता दीजिए वैल्यू, किसकी वैल्यू बता दीजिए, तो वैल्यू आपको बतानी है साइन ए कॉस सी कॉज ए साइन सी की। तो यहाँ पे आप लिख दो कि नाउ तुम लिख दे कि हेंस साइन ए वुड बी इक्वल टू कितना, तो सर साइन ए आएगा यहाँ पे आप देखोगे अपोजिट यानी 1/2, है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। फिर आपको बोला कितना भैया, कॉज साइन ए और साइन सी बोला है ना, तो साइन ए साइन सी बोला है, और कौन सा बोला है, और बोला है कॉज ए, तो कॉज ए हो जाएगा कितना, कॉज ए हो जाएगा √3/2, ठीक है। और साइन सी कितना होगा सर, सी के हिसाब से अपोजिट हो गया ये, तो ये जनाब हो गए √3/2, और ये हो जाएंगे आपके कॉस सी, है ना, कॉस सी भी तो निकालना है, कॉस सी इज इक्वल्स टू 1/2। चलिए अब हम सवाल के जवाब को ढूंढें, तो आप बोलोगे यहाँ पे देयरफॉर साइन ए कॉस सी प्लस कॉज ए साइन सी वुड बी इक्वल टू कितना, तो सर साइन ए की जगह आपने रखा 1/2, कॉस सी की वैल्यू देखो कहाँ है, तो सर कॉस साइन ए इज 1/2, कॉस सी इज 1/2 प्लस cos A is √3/2 into sin C is also √3/2। चलिए 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4, 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ, 2 से 2 मल्टीप्लाई, √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ 3, 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 4, क्योंकि बेस सेम है तो सीधे ऐड हो जाएंगे, 1 + 3 हो जाएगा 4, 4 + 4/4 हो जाएगा 1। तो जो आंसर आया मेरा वो कितना आया सर, वो आया 1। व्हाट वाज द क्वेश्चन, आपको साइन ए कॉस सी प्लस कॉज ए साइन सी की वैल्यू निकालनी थी, और आपको दिया हुआ था एक ए का रेशियो, तो आपने ए के लिहाज से पहले सारे कैलकुलेशन करे, फिर ए के लिहाज से ही सारे आपके डायमेंशंस बताए, उसे डायग्राम में पुट किया, और जब आपको सारी चीज़ें पता चल गई तो आप आसानी से फिर बाकी भी निकाल पाए, और फिर अपना आंसर निकाला इस तरीके से वैल्यू पुट करके 1। इसके सेकेंड पार्ट में कह रहा है देखो कॉज ए कॉस सी, ये तो वैल्यू हमें पता है, तो कॉज ए कॉस सी √3/2 एंड 1/2, तो यहाँ पे लिख देते भैया कॉज ए है √3/2 इंटू 1/2, और इसमें से माइनस करना है किसको, तो सर माइनस हमें करना है, देखना क्या था, माइनस हमें करना है साइन ए साइन सी। साइन ए कितना है, साइन ए है सर 1/2, साइन सी है √3/2, तो 1/2 इंटू √3/2, बिना मल्टीप्लाई करे सीधे निष्कर्ष पे मत जाना, गलती हो जाएगी। √3 इंटू 1 किया तो केवल √3, 2 इंटू 2 किया तो 4, माइनस √3 इंटू 1 किया तो √3, 2 इंटू 2 किया तो 4, दोनों हो गए माइनस, आंसर आया 0। क्लियर, सिंपल। पिछले वाले पार्ट में हमने पूरी मेहनत कर ली थी, तो यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यूज रख के आंसर बताना था, वो हमने कर दिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये तो आसान था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि किसी ट्राइंगल में PQR में एंगल Q है आपका 90 डिग्री, और आपको एक रिलेशन दिया है कि PR + QR इज 25, ठीक है, देन आपको यहाँ पे बताना है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। चलिए पहले तो साइड तीनों पता होनी चाहिए आपको, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे सर, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन क्या है, तो लिखा आपने भैया गिवन, फिर बोला आपने यहाँ पे कि भैया ट्राइंगल PQR विथ एंगल Q इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री, ठीक है। और आपको क्या पता है, और आपको पता है कि PR + QR
इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, है ना। एंड देन आपका सेकेंड है पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। या एक लाइन इसके पहले अब यहाँ पे लिख दोगे, अगर मुझे लिखनी है क्योंकि मुझे सॉल्व तो करना ही है इन दी एंड, तो यहाँ पे बोलूँगा विच इम्प्लाइज दैट पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर, या क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस पी आर। चलिए गुड टू गो, बिल्कुल। और सेकंड आप क्या बोलोगे, सेकंड आप बोलोगे पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यूजिंग व्हाट, द वर्ल्ड फेमस पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। अब देखो मेरे हिसाब से तो आपको ये समझ में आना चाहिए आइडियली कि अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी है तो कौन सा स्क्वायर प्लस कौन सा स्क्वायर इक्वल्स टू किसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो पी क्यू आर राइट एंगल है क्यू पे, तो आपको माइंड में अपने इमेजिन करना है कि पी क्यू आर में अगर क्यू है आपका 90 डिग्री, ठीक है, तो पी और आर आएंगे सामने, राइट, क्योंकि क्यू है 90, उसके ठीक सामने पी आर हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोलोगे भैया पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, यही होगा ना भैया कुल मिला के। देखो बिल्कुल ठीक, क्यू है 90 डिग्री, उसके थ्रू दोनों साइड कनेक्ट होंगी, तो ये रहा अपना क्यू, मान लो ये अपना क्यू है, इधर वाला नीचे वाला इधर वाला, ठीक है, ये वाला ये क्यू है, तो इधर पी इधर आर, तो हाइपोटेन्यूज पी आर। जो डांस मैंने करके दिखाया वो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो पी क्यू की वैल्यू है 5, तो वो रख दो, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू आपने निकाली नहीं है तो उसको एज इट इज, तो 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर तो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे आप लिख दोगे क्यू आर स्क्वायर, और इधर आ जाएगा पी आर स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू दैट इज कितना, सो दैट इज 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे लगाया ब्रैकेट और लिखा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। चलिए गुड टू गो है यहाँ तक तो, बिल्कुल सर कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। तो ये आपने कहा यहाँ पे देखो, ये तो हो जाएगा 25, ये एज इट इज रहेगा, इधर आप करोगे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दैट इज 25 स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर यानी b स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर। अब क्योंकि क्यू आर दोनों तरफ है पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो क्या हुआ, ये हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के तहत हमने सॉल्व किया ना। अब यहाँ पे अगर हम एक पार्टीशन ड्रॉ करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो हमारे बीच और हम इजीली चीज़ों को सॉल्व कर पाए, तो अब हमारे पास क्या आएगा, तो सर यहाँ पे आएगा देखो 25 इज इक्वल्स टू 625 विच इज़ 25 का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर। चीज़ों को थोड़ा इधर उधर करेंगे तो 50 क्यू आर इस तरफ, 25 जाएगा उस तरफ, तो हो जाएगा माइनस, तो 625 माइनस 25, तो ये हो गया 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 600। क्यू आर की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी कितनी, तो सर क्यू आर की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ से 600 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 गया, 12 5 सा होता है 60, तो क्यू आर आया 12 एंड देयरफॉर यहाँ से हम निकालेंगे देयरफॉर पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर, 13 यूनिट 13 सेंटीमीटर क्या दिया है सर, सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे लिख दो भैया 13 सेंटीमीटर, और ये आपके आए थे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एक पार्टीशन यहाँ और कर देते हैं ताकि हम एंड पार्ट को ख़त्म कर पाए। तो यहाँ पे अब लिख दोगे सारी वैल्यूज, तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे, देयरफॉर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू आर, देयरफॉर नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर एंगल पी। अब एंगल P को ध्यान में रख के आपको सोचना है कौन सी साइड होगी अपोजिट, कौन सी होगी एडजेसेंट, कौन सी होगी हाइपोटेन्यूज, ताकि तीनों रेशो आसानी से निकाल पाओ। तो आप बोलोगे यहाँ पे कि आपका जो अपोजिट है, कोशिश करो इमेजिन करने की, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में बनाओगे तो इमेजिन करोगे तो आपको जल्दी और इजीली आपके आंसर मिल जाएंगे। तो सर Q यहाँ पे है, R ऊपर है, तो अपोजिट हो जाएगी P के QR, है ना। तो QR कहाँ है हमारी, ये रहा 12 सेंटीमीटर, तो अपोजिट हो गया 12 सेंटीमीटर। एडजेसेंट मतलब इसी के साथ वाली, तो वो हो जाएगी PQ,
दैट इज योर 13, नहीं PQ कितनी आई, PQ है 5 सेंटीमीटर, राइट है ना। एंड देन हाइपोटेन्यूज आया आपका कितना, तो सर वो आया 13 सेंटीमीटर। चलिए अब अगर आपसे कोई बोले ये 3 रेशियो निकाल दो तो आई थिंक आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे भैया साइन P इज इक्वल्स टू, फिर से लिख दो एक बार, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज हाउ मच। तो सर अपोजिट की वैल्यू हमें मिली है 12, हाइपोटेन्यूज है 13, तो आपने कहा 12 अपॉन 13। अब इसमें रेशियो नहीं है तो सीधे वैल्यू लिख सकते हो, है ना। फिर आपको बोला है कॉस P बताओ, तो कॉस P हो जाएगा आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज 5/13, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर tan P, तो tan P कितना हो जाएगा, तो सर tan P हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज योर 12/5। एक मिनट रुको, यहाँ पे 12 का 1 बड़ा हो गया थोड़ा सा, ये चलो 12/5 लुक्स डिसेंट नाउ, ठीक है। तो आपको वैल्यूज क्या क्या मिली, तो सर साइन P मिला 12/13, कॉस P मिला 5/13 एंड देन tan P मिला 12/5। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो भैया एक बार देख लीजिए, फटाफट ले लिया, गुड टू गो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 है ट्रू और फॉल्स। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस दैन 1, क्या ऐसा होता है, ठीक है। सर नहीं, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, tan A की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है। प्रोबेबली हमारा यहाँ पे जवाब क्या होगा, जवाब होगा हमारा यहाँ पे फॉल्स। क्या जवाब होगा भैया, जवाब होगा यहाँ पे फॉल्स। ऐसा हो सकता है tan P की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर हमारे पास कितने एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, यहीं पे देख लो tan P आया था 12/5, ठीक है। तो 12/5 आया, डिवाइड किया आपने, ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 1 से ज़्यादा हो ही सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो ना आप, यहाँ पे अगर आपको जस्टिफाई करना है तो आप बोल सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पे कि इन ट्राइंगल ABC आपका लेट एंगल B = 90 डिग्री, आपने साइड दे दी 5, 12, 13, उसमें आपने tan P निकाला या PQR लेके निकाल दिया पिछले वाले क्वेश्चन से देख के, फिर बोल दिया देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है tan P की वैल्यू 12/5 आ रही है, विच इज अ पॉसिबल केस वेयर tan A इज मोर देन 1। sec A अगर 12/5 है फॉर सम, ऐसा हो सकता है क्या सर, sec A होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन आपका, तो यहाँ पे बोलोगे कि भैया sec A इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होता है भैया, सर ये होता है एडजेसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि नाउ इन अ राइट ट्राइंगल ABC, इन अ राइट ट्राइंगल ABC, in a right triangle hypotenuse is the, in a right triangle hypotenuse is the longest side, और यहाँ पे here also 12 is more than 5, मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू करेक्ट है, तो मतलब जवाब हो जाएगा यहाँ पे कि ये ट्रू है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लो यहाँ पे, cos A इज एब्रिविएशन ऑफ कोसिकेंट ऑफ A, ये क्या है सर, ये तो फॉल्स है। क्यों भैया फॉल्स क्यों है, क्योंकि cos A जो होता है वो किसका एब्रिविएशन होता है सर, cos A होता है कोसाइन ऑफ A का एब्रिविएशन, और कोसिकेंट ऑफ A का होता है, अगर यहाँ पे लिखे हम कोसिकेंट, तो नाम में ही देखो आपको दिख रहा होगा किसका है वो, तो कोसिकेंट ऑफ A जो है, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना भैया, अपनी गड़बड़ होती रहती है। तो अगर यहाँ पे हम अच्छे से लिखें दोबारा से, तो हम कहेंगे कोसिकेंट ऑफ A के लिए एब्रीविएशन क्या होता है, तो वो होता है भैया कोसेक A। तो आपने गलत लिखा है इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है, गुड टू गो। चलिए देन नेक्स्ट, कॉट A इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट NA, ये हमने हमेशा पढ़ा है ना। कॉट A क्या होता है, कॉट A रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर रेशियो बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स, इट इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, है ना। रेशियो ऑफ एंगल A एंड साइड्स, कौन सी साइड्स सर, कॉट रिप्रेजेंट करता है आपका अपोजिट और एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट एंड अपोजिट, इट इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। चलिए फटाफट, प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है भैया, यहाँ पे देखो 5th क्वेश्चन कि साइन थीटा 4/3 हो गया। अब देखो साइन थीटा होता है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि साइन थीटा इज ऑलवेज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और किसी राइट ट्राइंगल में
तो भैया इन राइट ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल अपोजिट हैज टू बी लेस देन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो अपोटेन्यूज तो क्या होता है, अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज से कम होता है। हाउएवर यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, हाउएवर यहाँ पे क्या है, 4 इज मोर देन 3, तो ये तो क्या हो रहा है, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉन्ट्राडिक्शन। अब दोनों में से किसका सही होना ज़्यादा संभव है, ऑब्वियस ये बात है फॉर्मूला का, क्योंकि वो इतने सालों की मेहनत से बना है, लॉजिक से बना है। तो जो ये 4/3 है, ये नहीं कह सकते कि हम कि 4 3 से बड़ा नहीं है, 4 भी 3 से बड़ा है, और ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये दोनों जब स्टेटमेंट करेक्ट है, क्लियरली मतलब जो लिखने वाला है उसने कुछ गलती की है, तो जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, चलिए गुड टू गो। बिल्कुल सर, यहाँ पे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। एंड प्रोबेबली यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज 8.1 समाप्त। थोड़ा समय लगा, पर हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश की, और इसीलिए हमारा प्लेटफॉर्म बनता है इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देते हैं बेस्ट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा। और साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन क्लासेस, लाइव लेक्चर्स, DPP शीट्स विद द सॉल्यूशन वीडियोस, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। देन आपको हैंड रिटन नोट्स एंड स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन हो आपके हर एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप हमसे रेगुलरली जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप आसानी से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इनके थ्रू आप DS को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी किसी भी क्वेरी को ईजिली रिजॉल्व कर सकते हैं। इस सेशन को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये छोटे छोटे आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारे लिए एक बहुत बड़े मोटिवेशन के रूप में काम करते हैं और हमें हमारे विजन तक पहुंचने में बहुत हेल्प करते हैं। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। यहाँ की सारी बातें ख़त्म होती हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में कुछ नया टॉपिक लेकर और आपकी एग्जामिनेशंस की तैयारी को और मजबूत कराने के ध्येय से आपके समक्ष। ठीक है, चलो सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय। अब आपकी सेवा करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली को सपोर्ट करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।